नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद सर, बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद अब भारत में वो रह रही है, लेकिन यूएई हाथ बढ़ाता हुआ दिख रहा है। यूके ने पहले ही मना कर दिया था कि हम इसको शरण नहीं देंगे, क्योंकि जब अपने देश से कोई नागरिक निकलता है और जो पहली कंट्री उसे शरण देती है, उसे वहीं रहना चाहिए, ये बोल के उन्होंने मना कर दिया था असाइलम देने के लिए। तो वो भारत में रह रही है। भारत के सामने भी कई पेंच हैं, लेकिन यूएई अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जो कि भारत का दोस्त है। तो सबसे पहले, भारत ने क्या शेख हसीना को रख कर अपने देश में गलती की है, और अगर गलती की है तो वो कैसे, और अब यूएई किस तरीके से जब शेख हसीना को रखेगा, क्या उसके और अमेरिका के रिलेशन में भी फर्क आएगा? देखिए, पहली बात तो है कि शेख हसीना इंडिया के अंदर आई, हमारी दोस्त है, हमारे साथ अच्छे रिलेशन है, हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया। अगर बांग्लादेश के लोग थैंकलेस हो, हम कुछ नहीं कह सकते और किसी को इस पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ को ट्रेजर तो फैलाने नहीं आई। और जो यहाँ के मोहम्मद यूसुफ हैं, जो वहाँ पे रूलर हैं इस टाइम पे बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइजर हैं, मेन एडवाइजर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया में रहे, कहीं रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहें। उनको इंडिया के अंदर भी हमें रहने में प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यूएसए ने बड़ी कोशिश की, ब्रिटेन को कहा कि यहाँ इनको अपनी कंट्री में मत आने दो, नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत सी कंट्री में ट्राई किया और मेनली यूएई के अंदर, और यूएई ऐसा लग रहा है कि मान गया शेख हसीना को लेने के लिए। देखिए, ऐसा बात है कि इंडिया ने यूएस को बता दिया था कि आपने बांग्लादेश के अंदर घुस करके एक दोस्त के पीठ पे छुरा घोंपा है, हम तुम्हारे दोस्त थे, और वहां पे बांग्लादेश के अंदर हमारे दोस्त को वहां से हटा करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। आइलैंड की बात तो खत्म हो गई। लेकिन वहां पे हम शेख हसीना हमको सपोर्ट कर रही थी, हमको उसने मोंगला पोर्ट दिया था, चिटागोंग पोर्ट दिया था, और चाइना को उसने किसी भी तरीके से कोई पोर्ट नहीं देना था, और इससे चाइना को नुकसान था। और इसीलिए वो चाइना से एक दिन पहले आ गई थी, 4 दिन की विजिट पे गई थी चाइना के, जुलाई 2 से लेकर जुलाई 6 तक, जुलाई 5 को वापस आ गई थी। तो बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना थी तो ना तो यूएस को कोई प्रॉब्लम थी, और इंडिया स्ट्रांग रहेगा तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी साउथ चाइना सी में, जिसके अंदर यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, फिलीपींस था, और साथ में था इनका इंडोनेशिया। पांचों ने एक्सरसाइज की। सिर्फ यूएस की नेवी स्ट्रांग है, बाकी किसी के पास नेवी है ही नहीं, नाम की नेवी है। इंडिया ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया अपना एंकर दिखाने के लिए, और इंडिया ने कहा कि इसको हटा करके आपने अपना भी नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया। तो शायद यूएस को बात समझ में आ गई। तो यूएस की एक स्टेटमेंट आई, इंडिया हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, और हमारे आपस के अच्छे रिलेशन है, साथ में हम क्वाड के अंदर इकट्ठे हैं, और हम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा। साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि जो जीई के इंजन इंडिया मांग रहा था अपने एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर जेट्स के लिए, उसका उन्होंने क्लियरेंस दे दी है, और अगले 6 महीने के अंदर उसका एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा और हमको डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। तो शायद यूएस ने अपनी गलती, उनको समझ आ गई है कि उन्होंने गलती कर दी है शेख हसीना को हटा करके, और अब शेख हसीना को यूए अपनी कंट्री के अंदर लेता है, तो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, बहुत साफ काम हो जाएगा, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं एक बात, कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये 3 महीने के अंदर वहां पे बवाल हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंट्री को संभाल तो पाएगी नहीं, इकोनॉमिकली फेल हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो 85% उनके एक्सपोर्ट्स हैं, वो उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और उसके लिए कॉटन इंडिया से जाता है। तो वो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, और वो अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर चाहते हैं इंडिया के अंदर। और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे मालिक को लॉस हो गया, हमें सैलरी नहीं मिल रही, और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। लेकिन अब इंडस्ट्री वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एक तो बॉर्डर बंद है, और जब तक हिंदुओं के ऊपर अटैक होते रहेंगे, इंडिया ना तो इनके साथ ट्रेड करेगा, ना बिजनेस करेगा, ना इनको कॉटन देगा, ना खाने पीने की चीजें देगा। इंडिया ने राइस और शुगर के ऊपर बैन लगा रखा था। इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर राइस प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को दे रहा था, राइस राइस के साथ शुगर भी दे रहा था। अब इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है बॉर्डर की वजह से, तो उनको कोई चीजों की सप्लाई नहीं जा रही। ये बांग्लादेश की इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, वो थे $21.78 इस साल के जुलाई के शुरू में, और जुलाई के एंड में ये $1.3 बिलियन कम हो गए। तो ऐसे लगता है कि हर एक महीने के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो डॉलर की खप है, वो हर एक महीने कम होती रहेगी $2 बिलियन से। तो बांग्लादेश के पाकिस्तान लिए वाला बड़ी हाल हो डिफिकल्ट जाएगा। सिचुएशन, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने के अंदर बांग्लादेश का पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। और दूसरी एक और बात है कि आईएमएफ इनको लोन भी नहीं देगा, क्योंकि वहां पे झगड़े चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो यूएस कह भी दे तब भी पाकिस्तान, आईएमएफ उनको लोन नहीं देगा। तो सिचुएशन बांग्लादेश के लिए ग्रिम है, और वो भी जानते हैं, इसीलिए वो इंडिया के सुन रहे हैं, इंडिया के मान रहे हैं। अच्छा सूद सर, ये अभी सिचुएशन की बात तो हमने की, एक और बात वहां पे चल रही है कि एक अलग देश बनाए जाने की, हिंदू देश करके कुछ आंदोलन इस तरीके से चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश का एक हिस्सा काट के और वहां पे हिंदू देश बनाया जाए, कि किस तरीके से वहां पे सांप्रदायिक
हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं के गांव जलाए जा रहे हैं। वहां पे आपने देखा कई गायों को और जो उसके पालतू जानवर थे पूरा का पूरा घर उसको जला दिया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, जिंदा जला दिया गया एक परिवार को। तो ये सारी चीजें होने के बाद एक तरीके का आंदोलन चलाया जा रहा है। क्या लगता है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश को काट के और हिंदू देश करके बना दिया जाए जिसमें सिर्फ हिंदू रहे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर। अगर इंडिया की सपोर्ट होगी तो ये भी पॉसिबल है। देखिए, हम आज डाउन हैं, डाउन अंडर हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी ऊपर उठने वाले हैं। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि यूएस के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। नहीं भी चेंज होगी तो इस गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आप इंडिया को टारगेट करेंगे, क्या इंडिया के साथ चलेंगे, या इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर यूएस इंडिया को नुकसान पहुंचाता है तो फ्यूचर के अंदर कोई भी वार होता है या वार लाइक सिचुएशन होती है गल्फ के अंदर या साउथ चाइना सी में, तो इंडिया इंटरवीन नहीं करेगा। पिछली बार जब यहाँ पे हूथी रेबल्स और जो हिजबुल्ला है उन्होंने अटैक किए थे शिप्स के ऊपर, तो इंडिया की अकेली नेवी थी जो शिप में जगह जगह घूम करके लोगों को बचा रही थी, शिप्स को बचा रही थी। जो हाईजैक शिप्स हैं उनको बचाया गया। अब मुझे लगता है कि इंडियन नेवी इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस, जिसने वर्ल्ड के अंदर वॉर क्रिएट करके रखा है। और जिस तरीके से यूएस ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया, मुझे नहीं लगता कि यूएस के अंदर जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पावर में आएगी। और नेचुरली हमें सोचना पड़ेगा कि पहले बात करते थे मुस्लिम फोबिया की, अगर कोई छोटी इंसिडेंट हो जाती, अब इतने लार्ज स्केल पे हिंदू फोबिया चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो कौन बोल रहा है? ना यूएस बोल कोई रहा भी है, नहीं। ना कोई वेस्टर्न कंट्रीज बोल रही है। सिर्फ लोग वहां पे जो हिंदू बैठे हैं या वहां पे लोकल पॉपुलेशन है वो इस पे बात कर रही है। देखिए, बहुत से वीडियो आए, एक लड़की को देखा कि वो दो लेडीज को खंबे पे बांधा गया और बाद में उन लड़कियों को बेच दिया गया। रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन पता चला है कि 10 लाख टका पे इनको बेचा गया और एक रेलिंग से बांध दिया था जमीन के ऊपर, और लोग तमाशा देख रहे थे। मुझे नहीं पता वो लड़की जिंदा बची कि नहीं बची। और एक लड़की को उठक बैठक लगाई जा रही थी, वो वहां के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी, उसी को मार दिया। इस्कॉन टेम्पल का जो प्रीस्ट है वो इनको 30 दिन खाना खिलाता था जब ये अपने फास्ट रखते हैं, उसको उन्हीं लोगों ने कत्ल कर दिया और इस्कॉन टेम्पल जला दिया। अब उनका जो प्रोजेक्ट प्राइम टाइम। मिनिस्टर है, हाँ, वो अब उनका जो प्राइम मिनिस्टर है जो रूलिंग है, यूसुफ, ये एक मंदिर में तो गया, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? और सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश अगर ये सोचता है कि वो इस तरीके से इंडिया को डील करके इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ कोई मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ कोई अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट है मोदी की। ना तो इंदिरा गांधी चीजें बर्दाश्त करती थी, ना मोदी बर्दाश्त करेंगे। ये नेशनलिस्ट है, नेशन की सोचते हैं, नेशन फर्स्ट इनकी पॉलिसी है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश एक तो इकोनॉमिकली टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनके एक्सपोर्ट्स है नहीं, और सिर्फ इनको इंपोर्ट करनी है चीजें, वो भी इंडिया से। वहां कहते हैं पैराशूट ऑयल ना लो, पैराशूट ऑयल इंडिया से आता है। देखिए, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट सेम है, खाने पीने की हैबिट सेम है, चीजें सेम है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया से गाय स्मगल की जाती थी, 20 लाख गाय स्मगल की जाती थी हर एक साल, और वहां पे बहुत महंगी बिकती थी गाय। लेकिन जब पीएम मोदी गए 2015 में बांग्लादेश के अंदर, तब बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, साथ में बाउंड्री के अंदर पूरी मार्किंग कर दी गई, फिर भी गाय यहाँ स्मगल की जाती थी। लेकिन अब वहां पे बीएसएफ खड़ी है, और इंडिया ने एक बात कही थी इनको कि इंडिया और बांग्लादेश का एग्रीमेंट था कि जो गाय काउ स्मगलर्स हैं उनको गोली न मारी जाए। लेकिन अब बीएसएफ को डायरेक्शन दे दी गई है, कोई भी काउ स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है तो गोली मार दो, क्योंकि 200 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पे बड़ी बड़ी घास लगी है और वहां पे मडी जगह है, तो वहां पे फेंसिंग नहीं की गई। इवन रिवर के रास्ते से काऊ को स्मगल किया जाता है। लेकिन अब जब बीएसएफ डायरेक्शन दे दी गई, पहले भी यहाँ पे जो काऊ की स्मगलिंग थी 20 लाख से घट करके 2 लाख हो गई थी, और अब लगता है कि 2 लाख गाय भी नहीं जाएंगी यहाँ पे, मतलब एक गाय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी वहां जाने पे। उससे बांग्लादेश के लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि इनको तो आदत है गाय खाने की। और ये काम ब्रिटिश राज से चल रहा है, ब्रिटिश टाइम में भी इनको गाय सप्लाई की जाती थी जो मुस्लिम बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर। अच्छा सूद सर, ये तो खैर मंदिर में जाना ये सारी बातें अलग है और कोई भी देश इस बारे में बात नहीं कर रहा है। अपने ही देश में, हमारे देश में रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेबाक तरीके से अगर बीजेपी शासित राज्यों में कोई चीजें होती तो उनके ऊपर आवाज उठाते हैं, उसमें सरकार को घेरते हैं, इस्तीफा दे दो, निकम्मी सरकार, ऐसे बोला जाता है। जब कहाँ पे किसी भी मुस्लिम के ऊपर कुछ भी होता है या उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, हालांकि वो अवैध होता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, किसी को मारा नहीं जा रहा। लेकिन जब ये चीज वहां पे हो रही है तो सारे यही लोग सो कॉल्ड सेकुलर ये बाहर निकल के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको आप लोग सांप्रदायिक तरीके से ना दिखाएं, क्योंकि ये जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट के तरीके से था। और दूसरी चीज इसमें, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में जब हल्का सा भी कुछ होता है तो ये लोग उनके
समर्थन में खड़े आते हैं। शायद इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि काफिर तुम भी हो। जब ये चीजें होंगी, जब सब लोग आएंगे, तो तुम लोगों को ये नहीं देखेंगे इन्होंने हमारा साथ दिया था, काफिर तुम भी हो गए। ये चीज इनके समझ में नहीं आती। तो ऐसा क्या इनके पर्दा पड़ा हुआ? क्या ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी के लिए कर देखिए रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं ऐसे प्रचार करके, क्योंकि ये जिन मतलब चैनल से काम करते थे ना, उनको फंडिंग बाहर से आती थी और इनको बहुत बहुत रिवार्ड भी मिले हैं। जैसे इस टाइम पे जो यूसुफ बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको नोबल। सीआईए ने रिवार्ड दिए, नोबेल प्राइज दिया हुआ है। इसी तरीके से रवीश कुमार को भी दिया हुआ है। इसी तरीके से जो आपकी बाकी हैं, राजदीप सरदेसाई, ये भी हैं। देखिए, जिस आदमी का खून पीला हो जाए या खून नीला हो जाए या जिसका करेक्टर खत्म हो जाए, उसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता। और देखो, वैसे तो राजदीप सरदेसाई तो क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप अपने देश के खिलाफ बात करने लगो, तो आप क्या आपके बारे में कह सकते हैं? घटिया आदमी के बारे में क्या सोच रखे हैं? देशद्रोही के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तभी तो बात होती है ना कि हमको ढाई जगह से खतरा है। दो, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, और तीसरा इंडिया के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, ये देश को बेचने का काम करते हैं। मतलब इनको पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सरदेसाई तो तो ब्राह्मण बताते हैं, ये क्या नाम है, कोंकण? ये क्रिश्चियन है, ही इज कन्वर्टेड क्रिश्चियन। और इसकी जो वाइफ है ना, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी क्रिश्चियन है। और ये अगारी का बेसिकली, घोष। हाँ, अगारी का घोष, दे आर क्रिश्चियंस। नाम के पीछे घोष लगा रखा है, सिर्फ ये नहीं कि जॉर्ज फलाना लगाया है तो पता चल जाए। ये बेसिकली छुपी काम करते हैं। और बेसिकली जैसे मुस्लिम के अंदर स्लीपर सेल होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हिंदू बन करके ये स्लीपर सेल है इंडिया के अंदर। अच्छा, राइट। तो मतलब ये इनका कुल मिला के मतलब यही है कि हिंदुओं के बीच में रह के इस तरीके से वैसे भावनाएं जो फैलाओ। सवारी का घोष का जो फादर है ना, वो शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में था इमरजेंसी के टाइम में। उसने कुछ लोगों का बड़ा भला किया और बहुत पैसे कमाए भी, जिसकी वजह से उसको बेसिकली कुछ चैनल्स वगैरह में काफी इंपॉर्टेंस मिली। तो राजीव सर शादी हो गई, और ये जो क्रिश्चियंस हैं, कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। अब मुझे नहीं पता रवीश कुमार मुस्लिम है ये तो, या ये क्रिश्चियन हो चुका है, ये तो अंदर से झांक के देखा जाएगा कि क्या है ये। राइट। तो मतलब यूएई के साथ बात बन सकती है और वहां पे रखा जा सकता है शेख हसीना को, जब तक कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी ना हो। और दूसरा, जो एक अलग देश बनाए जाने की बात की जा रही है, उस पे भी देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो आई थिंक अपने आप में ही अच्छा होगा। तो जो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, 1 या 1.5 के आसपास वो हिस्सा भारत की तरफ आ जाएगा। और अगर भारत की तरफ वो रहेगा तो वहां पे भारत को कम से कम वहां से खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिंदू ही होंगे। और हिंदू हिंदू तो जानते हैं कि हाँ किस तरीके से, और बाद में खैर आपस में मिलाया जाए या कुछ भी किया जाए। लेकिन फिलहाल यूएई की तरफ से पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं और हो सकता है कि वो वहां जाके रहने लग जाए। तो बहुत देखो, बहुत अभी धन्यवाद। अभी हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। एक और बात कहूंगा ना, आप देखिए ना, जैसे गल्फ में प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। गल्फ में यूएस ने हेल्प मांगी जॉर्डन से, जॉर्डन ने मना कर दिया। सऊदी से मांगी, उसने मना कर दिया कि हम यहाँ बीच में नहीं आएंगे, हम्म। हम इस वार के अंदर नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो अपने आप को बर्बाद तो करना नहीं चाहते ना। ना वो हमास के खिलाफ जाना चाहते हैं, ना वो इसराइल के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो यूएस इस टाइम पे परेशान है, इंडिया की तरफ देख रहा है, और इसीलिए उसको लगा कि अब तो इंडिया हमारे यार है, इंडिया हेल्प कर सकता था। लेकिन हो सकता है इंडिया भी अपना हाथ खींच ले यूएस की तरफ से। अगर यूएस इंडिया को डिस्टर्ब करेगा और चाइना की तरफ कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अब इंडिया गवर्नमेंट ने बड़ी चीजें सीख ली हैं। और दूसरी तरफ एक और बात बता दूं जाते जाते, कि मालदीव हमारे हाथ से निकल गया था, चाइना वहां घुस गया था। लेकिन एक और अच्छी खबर आई है कि मालदीव दोबारा इंडिया के पाले में आ चुका है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वहां गए हुए हैं, और वहां वाटर जाकर के प्लांट। कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, जिसके अंदर 28 उनके एटोल्स हैं, यानी कि जो आइलैंड्स हैं, वहां पे इंडिया को काम दिया गया कि वहां पे जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स है, वो इंडिया को दे दिया। तो इंडिया दोबारा से मालदीव के अंदर घुस गया, कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने देख लिया कि जिस तरीके से बांग्लादेश को एक मिनिस्टर को हटा दिया, सीएम को पीएम को हटा दिया, ये मेरी कंट्री में भी हो सकता है। तो वो ना तो चाहता है इंडिया से दुश्मनी, ना यूएस से, और ना चाइना से। तो एक बैलेंस रखना चाहते हैं दोनों के बीच में। तो अब इंडिया अपनी एंट्री कर चुका मालदीव के अंदर, और ये मैं कहूंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाणक्य पॉलिसी, उसकी जीत है, डिप्लोमेसी की जीत है। और एक ये लेसन है मालदीव के लिए भी, जो बांग्लादेश में हुआ, और जो मालदीव में हुआ, वो एक लेसन है बांग्लादेश के लिए। राइट।
चलिए, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं भारत के लिए। तो हालांकि भारत की जो चुप्पी थी वो चुप्पी इसलिए थी क्योंकि वो अमेरिका को भी ये एहसास दिलाना चाहता था, और आपने जैसे कि कहा कि उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने भारत को घेरने के चक्कर में चाइना को खुला हाथ दे दिया है, जिससे उन्हीं को खुद को प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात कहूंगा, जब से पीएम मोदी ने वहां के जो बांग्लादेश के रूलर है उनको ट्वीट किया था या उनको मैसेज दिया था, मुबारकबाद दी थी, यूसुफ उसके बाद को। से हाँ, उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि हिंदुओं का ख्याल रखिए। तब से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बैठे हैं इकट्ठे हो गए। और एक बिल्कुल। इसकी जो इंसिडेंट हुई थी, जब एक बड़ी रैली निकली थी ढाका में और चिटागोंग में, बहुत बड़ी रैली निकली, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद आज एक और रैली निकली वहां पे, और पहले जो रैली थी उसमें नारे लगाए गए जय श्री राम हरे कृष्णा, ये नारे लगाए गए। और जो आज रैली निकली है उसके अंदर सब लोगों ने भगवा कपड़े पहने हुए, और भगवा कपड़े पहन करके जो वो नारे लगा रहे हैं वो कह रहे हैं शेख हसीना जिंदाबाद। तो एक बहुत बड़ी चेंज देखी जा रही है वहां पे, और उनको पता है कि मोदी हमारे पीछे, और मोदी पीछे हैं तो हैं, बिदकेंगे नहीं उनसे, तो उनको तो सपोर्ट है। वहां के यूथ जाग गए हैं। वो दिन में तो प्रदर्शन कर रहे हैं और रात को अपने इलाकों की हिफाजत भी कर रहे हैं कि वहां पर वो ये जो गुंडे लोग हैं, मुस्लिम ग्रुप्स हैं, वो आके वहां पे आगजनी या फिर इस तरीके की हरकतें ना करें। तो वहां पे मतलब जागे हुए हैं, और उनको दिख गया है कि या तो तुम मरोगे और बचना है तो खुद ही आगे खड़ा होना पड़ेगा। और आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है। वहां की जो जैसे भारत में राष्ट्रीय एकता बढ़ती जा रही है, कुछ ग्रुप्स को छोड़ दे तो देश के प्रति जो देशभक्ति है, आई थिंक वहां पर भी इस तरीके की चीजें जब चल रही हैं तो उससे जोर मिलेगा। और आपने जैसा कि पहले भी कहा था 6 महीने के अंदर हो सकता है शेख हसीना की वापसी भी हो जाए। बिल्कुल 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 होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, जय श्री राम।